मेरा नाम सृष्टि शर्मा है और मैं IIMTN स्कूल ऑफ लॉ की स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र, ये टर्म लैटिन भाषा के शब्द ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्किल और नॉलेज ऑफ लॉ। अगर इसे और इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो ऐसे समझिए that what are all the questions we try to understand in jurisprudence, like what is law, why law exists in a society, what should be the nature of law, etc etc. ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र में हम कुल 4 तरह के स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल स्कूल, सेकेंड वन इज हिस्टोरिकल स्कूल, थर्ड वन इज सोशोलॉजिकल स्कूल एंड द फोर्थ वन इज रियलिस्टिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में। So, according to historical school, the law has its direct relationship with its society, यानी सोसाइटी और लॉ एक पैरेलल मोड में वर्क करते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल का मानना था कि किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी की कुछ नीड्स एंड नेसेसिटीज होती हैं जो कि चेंज इन टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं। तो इन चेंज इन नीड्स एंड नेसेसिटीज के साथ साथ चेंज होता है किसी भी सोसाइटी का बिहेवियर, और इसी बिहेवियर पर डिपेंड होता है किसी भी सोसाइटी का लॉ। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं दैट हिस्टोरिकल स्कूल फॉलोज द मैन मेड लॉज। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे पहले बात करते हैं मोंटेस्क्यू की। मोंटेस्क्यू को फर्स्ट ज्यूरिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही हिस्टोरिकल स्कूल की शुरुआत की थी। अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम हिस्टोरिकल स्कूल के ओरिजिन की बात करें तो इसके इमरजेंस के 2 कारण रहे हैं। पहला, इट ओपोजेस द आइडियोलॉजी ऑफ एनालिटिकल स्कूल, जो कि मानता है दैट लॉ हैज डायरेक्ट रिलेशन विद स्टेट। सेकेंड, इट इज अ रिएक्शन अगेंस्ट द नेचुरल लॉ थ्योरीज। नाउ व्हाट इज नेचुरल लॉ थ्योरीज? So according to natural law theories, law is originated from some divine power and it exists from the beginning of the world. वहीं मोंटेस्क्यू का ये मानना था that a law must change with the changing needs of the society. अपनी फेमस बुक स्पिरिट ऑफ लॉ में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि समाज की बदलती जरूरतों के साथ साथ ही समाज के कानूनों में बदलाव जरूरी है। The law must keep pace with the changing needs of the society. हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं सेवेग्नी। सेवेग्नी को फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी कहा जाता है। सेवेग्नी का मानना था that law cannot be borrowed from outside and the main source of law has to be the consciousness of people. यहीं से आती है सेवेग्नी की वोगजिस्ट थ्योरी, जिसका मतलब है जनरल विल ऑफ पीपल। सेवेग्नी का कहना था कि लॉ एक लैंग्वेज की तरह है विच हैज अ नेशनल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जो लॉज यूएसए में एप्लीकेबल हैं वो लॉज इंडिया पर एप्लीकेबल नहीं हो सकते, क्योंकि उन लॉज को यूएस सिटीजन्स की नीड्स एंड नेसेसिटीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी के चलते किसी भी लॉ की यूनिवर्सल एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। सेविग्नी का मानना था कि हर सोसाइटी की नीड्स अलग होती हैं, कस्टम्स अलग होते हैं, और इन्हीं नीड्स एंड कस्टम्स की रिफ्लेक्शन लॉज होते हैं। सेविग्नी का कहना था दैट लॉ शुड नॉट बी फाउंड फ्रॉम द डेलिब्रेट लेजिस्लेशन बट इट शुड बी मेड आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। हालांकि बाद में चार्ल्स एलिन ने सेविग्नी के व्यूज को क्रिटिसाइज करते हुए कहा that customs are not the outcome of common consciousness of people. Rather, they are the outcome of interest of the ruling class. For example, slavery, which was prevailed and recognized in the society by the upper ruling class. वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर स्टोन ने भी सेवेग्नी के व्यूज का खंडन किया और कहा कि सेवेग्नी ने एफिशिएंसी ऑफ लेजिस्लेशन, प्लान्ड लॉज एंड सोशल चेंज जैसी चीजों को बिल्कुल ही नकार दिया। उन्होंने आगे कहा कि अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा एंड विडो रीमैरिज जैसे चेंजेस भी इफेक्टिव लेजिस्लेशन की ही देन है। अब बात करते हैं हेनरी मेन की। हेनरी मेन ने एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में बात की है, जिसका मतलब है एक सोसाइटी में लॉ किस तरह से इवॉल्व होता है। इनको फाउंडर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल भी कहा जाता है। हेनरी मेन ने बात की है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ की, जिसमें से पहली स्टेज है लॉ बाय रूलर।
ऐसा माना जाता है कि कोई भी राजा या किंग इज नेक्स्ट टू गॉड, तो जो भी रूल किंग बनाता है वो सुप्रीम होता है और सभी को मानना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज आती है कस्टमरी लॉज की। ये स्टेज फर्स्ट स्टेज की एक्सटेंशन है। जो भी रूल राजा बना देता है वो कुछ टाइम बाद एज अ कस्टम और कस्टमरी लॉस जैसे यूज किए जाते हैं। थर्ड स्टेज आती है लॉस अंडर प्रीस्ट की। जो प्रीस्ट होते हैं वो सारे लॉस को अपने अधीन कर लेते हैं और अपने अनुसार प्रथाओं को चलाते हैं। फोर्थ स्टेज आती है रिटन लेजिस्लेशन की, यानी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की। हेनरी मेन ने लीगल फिक्शन का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंगली कुछ पॉजिटिव लॉज अभी से इम्प्लीमेंट कर देती है। इसी के साथ हेनरी मेन ने बात की स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहने वाले लोगों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन उनके सोशल स्टेटस से डिसाइड होते थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी अपर क्लास के इंसान के राइट एंड ऑब्लिगेशन कुछ अलग होंगे, वहीं किसी लोअर क्लास के इंसान के राइट एंड ऑब्लिगेशन कुछ अलग होंगे। लेकिन एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी सोशल स्टेटस से निकलकर कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की तरफ जा रही है, जिसका मतलब है जिसके जो भी ऑब्लिगेशंस है वो एक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा डिसाइड होंगे और सब फ्रीली नेगोशिएट कर सकेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात कर रहे हैं जॉर्ज फेडरिक पुच्ता के बारे में। पुच्ता के अकॉर्डिंग ना केवल एक सोसाइटी ही लॉ बना सकती है और ना केवल एक स्टेट ही लॉ बना सकता है, बट बोथ द सोसाइटी एंड द स्टेट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। इनका मानना था कि एक सोसाइटी की जनरल विल होती है और एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। जब ये जनरल विल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट होता है, स्टेट केवल तभी इंटरवीन करेगा सो दैट इट कैन रेगुलेट द होल सिस्टम और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी प्रोवाइड करा सके जिसमें ये जनरल विल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट दोनों फ्लरिश कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल स्कूल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे कंसेप्ट्स अब क्लियर होंगे। थैंक यू।